हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज जो हमने आप लोग की कल शुरुआत की थी क्लास 12th की बच्चों सॉरी क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान। बच्चों, सामाजिक विज्ञान जो हमने शुरू किया था, सामाजिक विज्ञान में बच्चों हम पढ़ रहे हैं इस समय कक्षा 10 के बच्चों का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इतिहास। इतिहास में बच्चों हमने कल क्या किया था बच्चों? उदय शुरू कर दिया था। ठीक है, यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय शुरू कर दिया था बच्चा। देखिएगा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले मैं एक बार किताब को अच्छी तरीके से समझा लूँ, एक्सप्लेन कर लूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको लोग के लिए लेके आऊँगा बच्चों। ओके, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं करा सकता मैं आप लोग को, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को। ठीक है, तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे लाइव हैं शेयर कर दो बेटा, एक बार जल्दी से शेयर करके दोस्तों को बुला लीजिए। बता दीजिएगा कि टाइमिंग आप लोग की कितने बजे की है। रोज़ के लिए बच्चों को आप लोग बता दीजिए, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि मैं बोर्ड एग्जाम में आप लोग के एक भी नंबर नहीं करने दूंगा बेटा। 100 में 100 पूरा पढ़ा के आप लोग को भेजूंगा, चाहे इतिहास भूगोल किसी का भी पार्ट हो बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, पूरा 100% कंप्लीट तैयारी हम कराएंगे आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। ओके डियर, चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू कर देते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई बेटा, उसके साथ ये उत्पन्न हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके पूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है बच्चों, ठीक है, 1789 में जो फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। ठीक है बच्चों, जो क्रांति थी उसने घोषणा की कि अब लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। ओके डियर, चलिए प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नापने की एक समान व्यवस्था यानी कि पद्धति बच्चों। ठीक है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको हतोत्साहित कर दिया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। वह राष्ट्र की पूरी साझा भाषा बन गई बच्चों। ओके, क्रांतिकारियों ने उन्होंने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी थी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था।
फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। जो प्रशासनिक क्षेत्र थे वहाँ पे क्रांतिकारी सिद्धांतों का उसने समावेश भी किया था, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी अधिक तर्कसंगत, यानी कि मतलब उस पर तर्क हो सके और वह कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। ये जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो थे, यानी कि क्या था बच्चों कि यदि कोई राजा का लड़का जन्म ले रहा है तो वो भी राजा होगा, तो उसको ये विशेष अधिकार था ना, इस अधिकार को उसने समाप्त कर दिया था। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कहा कि कानून के सामने सब बराबर है और संपत्ति भी सभी का क्या है, अपना समान अधिकार है, सुरक्षित है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन है बच्चा, इनको अच्छी तरीके से आप लोग पहचानिए। राइनलैंड का डाकिया जो लाइप्सिग से आते हुए कुछ गवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया। नेपोलियन का फिगर है बच्चों जो डाकिये के रूप में दर्शाया गया। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी पर भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। जो नेपोलियन आ रहा है बेटा ना, देखिए इसका झोला पीछे है, ये वाला जो झोला है, यहाँ पे चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी पे उनका नाम लिखा है जहाँ जहाँ से वो हार के आ रहा है। ठीक है, नेपोलियन का फिगर है और चिट्ठी पे उनके नाम भी लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये चीज़ पढ़ ली, बहुत अच्छी तरीके से कवर किया बच्चों इस चीज़ को हमने। ठीक है, कल के क्लास में फ्रांसीसी क्रांति आज हमने पढ़ा था बच्चों। कल के क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसी चैप्टर को। यदि आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आई हो बच्चा, आप चाहते हैं कि किस क्लास में कुछ बदलाव किया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।